प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। रीतिकाल के संदर्भ में कुछ समय पूर्व में टेस्ट मानस पाठशाला ऐप पर आयोजित किया गया और इसकी व्याख्या लेकर और इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। आज है 7 फरवरी 2024, वार है बुधवार और एक अच्छी पंक्ति आपके सम्मुख प्रस्तुत है। प्रयास करने से प्रत्येक कार्य को सिद्ध किया जा सकता है। अभ्यास सबसे बड़ा गुरु है, इसलिए आप अभ्यास पर अधिक ध्यान एकाग्र करें। साथियों, इस संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसको मनुष्य चाह ले और उस सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सके। ये सब संभव है, किंतु इनके संभव होने के लिए अनिवार्य शर्त है अभ्यास। अतः आप अभ्यास करते रहे, प्रयास करते रहे। ये कुछ परिचयात्मक जानकारी है। मैं आनंद पारासर, मेरा चयन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, नेट जेआरएफ एवं असिस्टेंट प्रोफेसर में मेरा चयन हो चुका है। सभी जो चयन है प्रथम प्रयास में हुआ है। आप सभी की शुभकामनाओं से। प्रिय साथियों, रीतिकाल के संदर्भ में महत्वपूर्ण श्रृंखला आपके सम्मुख प्रस्तुत है। साथियों, मुझे अत्यंत हर्ष है कि आप सभी का मुझे वृहद स्तर पर एक सहयोग की प्राप्ति हो रही है और आप सभी की शुभकामनाएं एवं सहयोग से जितने भी मूल पुस्तकें हैं उन पुस्तकों के माध्यम से एवं विगत भर्ती के जितने भी प्रश्न हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न, उन प्रश्नों के संग्रह में से मैं जितने भी हो सके उतने रत्न एवं हीरे आपके सम्मुख प्रस्तुत करने का मेरा प्रयास चल रहा है और इसमें काफी हद तक मुझे सफलता भी मिल रही है। आप सभी की जो प्रतिपुष्टि मुझे प्राप्त हो रही है उससे मुझे मेरा मन हर्षित है। आज रीतिकाल के संदर्भ में जो व्याख्या की आपने मांग प्रस्तुत की है उसकी व्याख्या आपके सम्मुख प्रस्तुत है। मेरा प्रयास रहेगा कि कम से कम समय में इस व्याख्या को मैं प्रस्तुत कर सकूं। आप इन प्रश्नों को देखें, समझे और जाने। पूर्णतः जो पाठ्यक्रम है उसी के अनुरूप इन प्रश्नों का निर्माण किया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, पहला प्रश्न आपके सम्मुख प्रस्तुत है कि रीतिकाल के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। तो आप इस प्रकार के प्रश्नों की श्रृंखला के लिए मानसिक रूप से पूर्व में ही सज्ज रहे साथियों कि आपके अनेक प्रश्न सही नहीं है, सही है, गलत नहीं है, उपयुक्त है, उपयुक्त नहीं है। इस भांति की प्रकृति को लेकर अनेक प्रश्नों का आपके प्रश्न पत्र में आगमन होगा और आप इन प्रश्नों की प्रकृति को निश्चित रूप से जो ये अंत में जो ये यहाँ का जो वाक्य का जो अंत होता है उस अंत में नहीं है, उपयुक्त है, उपयुक्त नहीं है और अनुपयुक्त है, इन तत्वों पर आप आवश्यक रूप से दृष्टि डालें। अनेक अभ्यर्थी है जो यहाँ पर नहीं देखने के कारण उनके अनेक प्रश्न गलत हो जाते हैं। तो प्रश्न है, रीतिकाल के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। विकल्प 1, रीतिकाव्य के विकास में तात्कालिक सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों का महत्वपूर्ण योग रहा है। आप विद्यार्थी जब भी हिंदी साहित्य का अध्ययन करें तो एक बात अपने जहन में 100% स्थापित कर ले कि कोई भी जो चाहे आदिकाल हो, चाहे भक्ति काल हो, रीतिकाल और आधुनिक काल है, इन सभी कालखंडों का निर्माण सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक जो परिस्थितियां उनका ही प्रतिफलन है। रीतिकाल भी इसी काल में एक प्रमुख काल है। तो इसी का निर्माण भी राजनीतिक, अर्थात उस समय राजनीतिक सत्ता किस प्रकार की थी। जो केंद्रीय सत्ता है वो केंद्रीय सत्ता टूट चुकी थी और क्षत्रिय सत्ता का उद्भव हो चुका था। तो जितने भी कवि थे वो क्षत्रिय जो शक्तियां थी, राज्य थे, उन राज्यों के अधीन लामबंद हो चुके थे, उनके सानिध्य में अपनी रोजी रोटी को प्राप्त कर रहे थे। इसी प्रकार सामाजिक परिस्थितियां भक्ति काल के उपरांत अत्यधिक परिवर्तित हुई और जो भोग विलास की जो प्रवृत्ति है उसमें उस समय एक प्रकार से उद्भव का समय विकसित हुआ था। तो ये रीतिकाल के विकास में इसने अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दूसरा है विद्यार्थियों, सजीव श्रृंगार की एक अदम्य लिप्सा इस युग के साहित्य में प्रतिबिंबित होती है। तो आप ध्यान रखें कि सजीव श्रृंगार का जितना श्रेष्ठतम चित्रण रीतिकाल में प्रदर्शित होता है उतना किसी कालखंड में नहीं होता है और ऐसा भी माना जाता है कि कविता का श्रेष्ठ स्वरूप है वो रीतिकाल में ही प्रदर्शित होता है।
जहां काव्यांग निरूपण का श्रेष्ठतम कार्य इस कालखंड में निवृत्त किया गया। विकल्प 3, कुछ रचनाओं में काव्य शास्त्रीय सिद्धांतों का छंदोबद्ध निरूपण किया गया। पुनः मैं उल्लेख करूंगा कि जो रीतिबद्ध काव्य धारा है उसमें यह कार्य संपन्न किया गया, और कुछ जो रचनाएं वो लक्षण मुक्त है, और इसमें हमने रीति मुक्त काव्य धारा के हम स्वरूप को दृष्टिपात कर सकते हैं। विकल्प 4 है विद्यार्थियों, इस काल के रीति ग्रंथ या लक्षण ग्रंथ संस्कृत के लक्षण ग्रंथों की छाया से पूर्णतः मुक्त थे। तो ये असंगत विकल्प है, क्योंकि आप समझ सकते हैं साथियों की काव्यांग निरूपण इस समय एक परिपाटी चल पड़ी थी, एक पद्धति का अनुकरण यहाँ इस काल के कवियों ने किया था। और पद्धति क्या थी? संस्कृत के जो प्रसिद्ध ग्रंथ है, संस्कृत के जो ग्रंथ है, चाहे भामा है, चाहे उद्भट है, चाहे दंडी है, आनंद वर्धन है, इनके द्वारा जितने भी ग्रंथों का संस्कृत में लेखन कार्य किया गया, उन ग्रंथों में से चाहे काव्यांग निरूपण करना अर्थात अलंकार है, छंद है इत्यादि जो सिद्धांत है, उन सिद्धांतों के लक्षणों को वहां से ग्रहित करना और उसके उपरांत उदाहरणों को रखना, ये परंपरा चल पड़ी थी। और ये सब चीजें तोड़ मरोड़ के हुई थी। जिस रूप में रीतिकाल का विकास होना चाहिए था उस रूप में विकास नहीं हुआ था, क्योंकि संस्कृत के जो ग्रंथ है उनको उनके देखा देखी ग्रंथों का निर्माण ब्रज भाषा में हो रहा था। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसमें छाया से ये मुक्त नहीं थे। विकल्प 2 अत्यंत सरल सा प्रश्न है। जब आपने मूल पुस्तकों का अध्ययन किया होगा तो ये प्रश्न आपके समक्ष निश्चित रूप से प्रकट हुआ होगा। किस विद्वान ने बद्ध रीति काव्य, आप ध्यान दें, डॉक्टर बच्चन सिंह है, वो कहते हैं कि जो रीतिबद्ध नहीं करके बद्ध रीति काव्य कहते हैं, और फिर इनको 2 वर्गों में विभाजित करते हैं। और वर्ग कौन कौन से? पहला है रीति चेतस और दूसरा है काव्य चेतस। और फिर इनके साथ में इन्हीं जो 2 वर्गों को ये लक्षण चेतस भी कहते हैं और लक्ष्य चेतस भी कहते हैं। इस प्रकार का वर्गीकरण है वो डॉक्टर बच्चन सिंह करते हैं, आप ध्यान रखें। विकल्प प्रश्न संख्या 3 विद्यार्थियों, आप प्रश्न देखें और अपना मूल्यांकन भी कर सकते हैं साथियों। और आप ये ध्यान रखें कि ये जो प्रश्न है इसमें किसी भी प्रकार का कॉपी पेस्ट नहीं है। जहां तक है मूल पुस्तकों से जो मुझे अत्यंत महत्वपूर्ण लगे और अब तक वो जो प्रश्न अदृश्य है उनको मैंने यहाँ संकलन करने का प्रयास किया है। प्रश्न संख्या 3 है, चिंतामणि को यह गौरव देना अन्याय है, क्योंकि ये एक संयोग मात्र है कि उनके उपरांत रीति काव्य की जो अविच्छिन्न धारा है अविच्छिन्न रूप से प्रवाहित हो चली। कथन किसका? चिंतामणि को ये गौरव देना अन्याय है, क्योंकि ये एक संयोग था कि उनके उपरांत रीति काव्य की धारा अविच्छिन्न रूप से प्रवाहित हो चली। ये जो कथन है विद्यार्थियों, ये कथन डॉक्टर चिंतामणि, ये क्षमा करें, ये जो चिंतामणि के संदर्भ में डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं, क्योंकि डॉक्टर नगेंद्र ने रीतिकाल का प्रारंभ केशव से माना है। एक सेकंड साथी, थोड़ी सी तकनीकी दृष्टि समस्या आ जाती है। तो जो डॉक्टर नगेंद्र है वो केशव दास से रीतिकाल का प्रारंभ मानते हैं, और ये कहीं ना कहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो अविच्छिन्न धारा के आधार पर चिंतामणि को रीतिकाल का प्रयोक्ता के रूप में निर्धारित करते हैं, उन पर एक प्रकार की टीका ये मानी जा सकती है। अब यहाँ 2 विषय उभरते हैं कि डॉक्टर नगेंद्र ने केशव से क्यों माना, क्योंकि केशव के जो ग्रंथ है उसमें रीति काव्य के अवशेष हमें दिखाई देते हैं। वहाँ काव्यांग निरूपण है वो भाभा और उद्भूत की परंपरा से वहाँ प्रारंभ दिखाई देता है। संस्कृत के जो ग्रंथ है उनको आधार बनाकर रस, अलंकार इत्यादि का समावेश केशवदास अपने ग्रंथ के भीतर करते हैं। इसीलिए डॉक्टर नगेंद्र केशवदास को रीतिकाल का प्रयोक्ता मानते हैं या प्रारंभकर्ता मानते हैं रीतिकाल का। अब दूसरा विषय उभरता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है वो चिंतामणि को देते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि 50 वर्ष के केशवदास के उपरांत 50 वर्ष तक रीतिकाल की जो अविच्छिन्न धारा है वो प्रवाहित नहीं हुई थी, उसमें एक प्रकार का अंतराल आ गया था। एक तो कारण ये सुझाते हैं।
दूसरा कारण चिंतामणि देने के संदर्भ में वो कहते हैं कि केशवदास की जो काव्यांग निरूपण है वो भामा एवं उद्भूढ़ की परंपरा का है, जबकि चिंतामणि के उपरांत जितने भी रीतिकाल के जो काव्यकार है, कवि है, वो आनंद वर्धन के उपरांत वाले कवियों को लेकर, उनके उपरांत वाले संस्कृत आचार्यों को लेकर लेखन कार्य करते हैं या कविता लेखन करते हैं। इसी प्रकार एक विषय और आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि जो केशवदास है, उनके समय में अलंकार और अलंकार में किसी भी प्रकार का भेद नहीं था, और अलंकार के भीतर ही रस इत्यादि को लिखने का या उनको व्यक्त करने का एक चलन था, जबकि चिंतामणि के समय में इसमें विभेद उत्पन्न हो जाता है। रस एक भिन्न प्रवृत्ति को लेकर उभरता है, अलंकार को भिन्न रूप से व्यक्त किया जाता है, इनका अपना एक अलग विभाग बन गया था, जबकि ये सभी अलंकारों में उस समय व्यंजित होते थे। किस समय? चिंतामणि के समय, इसमें केशवदास के समय। और इस प्रकार की व्याख्या आचार्य शुक्ल करते हैं। प्रश्न संख्या 4 है विद्यार्थियों की मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के किस अध्याय को गिरीशन ने रीति काव्य कहा है? तो आप ध्यान रखिए विद्यार्थियों, ये प्रश्न यद्यपि सरल है, किंतु हम अध्ययन करते हैं तब ये इसको सामान्य दृष्टिकोण से कह के निकल जाते हैं, क्रमों का हमें ध्यान नहीं रहता है। तो आप इसको विशेष रूप से ध्यान रखें कि ग्रियर्सन रीति काव्य को 7वें अध्याय में रीति काव्य कहते हैं, 7वें में। और पहला जो काल विभाग का जो पहला अध्याय है वो चारण काल है, दूसरा है 15वीं शताब्दी का पुनर्जागरण, और तीसरा है मलिक मोहम्मद जायसी का प्रेम काव्य। और इसी प्रकार जो अंतिम जो 11वां अध्याय है उसके संदर्भ में कहते हैं विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। तो आप ध्यान रखिए, वास्तव में श्रृंगार और वीर ये दो रसों की कविता इस काल में फलीभूत हुई, प्रधानता श्रृंगार की रही। इससे इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। और ये टीका है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल करते हैं, क्योंकि जब रीतिकाल का नामकरण इन्होंने रीतिकाल किया तो उनके जहन में एक दूसरा नाम और उभरता था, वो था श्रृंगार का। और इसीलिए उन्होंने अंत में ये पंक्ति लिख भी दी कि अगर इसे कोई श्रृंगार काल भी कहे तो कह सकता है, क्योंकि श्रृंगार को लेकर सर्वाधिक कविताएं इस कालखंड में निरूपित हुई थी। प्रश्न संख्या 6 विद्यार्थियों, रीति मुक्त कवियों में घनानंद ठाकुर बोधा आदि रीति से सर्वथा मुक्त है। वह है इस प्रकार की स्थापना एवं उसके संदर्भ में तर्क, इस प्रवृत्ति के प्रश्नों का आगमन भी आपकी परीक्षा में संभावित है। तो वह है कि रीति मुक्त कवियों की रचनाओं पर रीति का प्रभाव है। तो आप ध्यान दें विद्यार्थियों कि यहाँ पर जो कथन है, ये जो उत्तर है उसमें उत्तर ये ब अर्थात विकल्प 2 है, वो विकल्प 2 सही रहेगा, अर्थात अ गलत है। और अ गलत इसीलिए है कि सर्वथा मुक्त नहीं है, ये ध्यान रखिए आप। और ये ये जो बच्चन सिंह है उसकी पुस्तक से ये उद्धृत है प्रश्न, और वहां वो स्पष्ट लिखते हैं कि रीति मुक्त काव्य में घनानंद ठाकुर और बोधा आदि रीति से मुक्त नहीं है, क्योंकि इनकी कविताओं में रीति का प्रभाव है, क्योंकि श्रृंगारिक रचनाएं इन्होंने की है। इनकी कविताओं के भीतर अलंकार, रस और छंद इत्यादि का प्रभाव सहज रूप से दृष्टव्य होता है। अतः हम कह सकते हैं कि अनायास ही ना चाहते हुए भी, यद्यपि इन्होंने हृदय की स्वतंत्र वृत्ति के आधार पर काव्य रचना का कार्य किया है, तथापि इनकी रचनाओं पर रीति का सामान्य सा प्रभाव वो सहज ही दृष्टव्य होता है। अतः यहाँ पर विद्यार्थियों कथन प्रश्न की मांग के अनुरूप अ गलत है और ब सही, अर्थात विकल्प 2 सही है। प्रश्न संख्या 7 विद्यार्थी, रीतिकाल में ब्रज भाषा में लिखने वाले जो अधिकांश कवि है वो ब्रज भूमि के बाहर के निवासी है, ये भी सही है। अतः उनकी भाषा में स्थानीय बोलियों का सन्निवेश हो गया, इससे ब्रज भाषा और समृद्ध हुई। तो विद्यार्थियों ये आप ध्यान रखिए कि ब्रज भाषा सामान्य काव्य भाषा बन चुकी थी, और ब्रज भाषा में जब अन्य, क्योंकि ये भी आप ध्यान रखिए रीतिकाल के जितने भी कवि हैं उसमें अधिकांश कवि बाहर के हैं, और बाहर के होने से इन्होंने जब रीतिकाल के कवियों का लेखन किया या कविता का कार्य किया, कविता लेखन का कार्य किया, तो उनकी
भाषा में जो उनकी स्थानीय बोली है, जैसे अवधी है, भोजपुरी इत्यादि का समावेश भी हो गया। इससे ब्रज भाषा में समृद्धि हुई है। इधर भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि व्याकरण को लेकर जिस प्रकार की स्थापना रीतिकाल में होनी चाहिए वो नहीं हुई है। भाषा की दृष्टि से वो पतन के संदर्भ में अपना दृष्टिकोण रखते हैं, किंतु रीतिकाल में ब्रज भाषा की उन्नयन को लेकर बच्चन सिंह एक भिन्न विचार रखते हैं, और वो कहते हैं कि बाहर के होने से और स्थानीय बोले के मिश्रण से ब्रज भाषा में उन्नति हुई है। तो इस दृष्टिकोण से अ और ब दोनों सही है। डॉक्टर बच्चन सिंह से प्रश्न उद्धृत है। प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 8 आपके सम्मुख प्रस्तुत है, और ये पूर्व में जो प्रश्न है उसी के संदर्भ की एक पुनरावृत्ति मान सकते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा केशव को रीतिकाल का प्रवर्तक नहीं मानने के कारण, ये आप नहीं माने, विचार कीजिए कि हिंदी में रीति का ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रारंभ केशव की कवि प्रिया के 50 वर्ष के बाद में चला। ये भी सत्य है, चिंतामणि से इन्होंने माना है, और 50 वर्ष का अंतराल हो गया है। दूसरा ये कारण बताते हैं कि केशव का जो काव्यांग निरूपण है वो भामा और उद्भूट के समय का था। तीसरा कारण बताते हैं भामा और उद्भूट के समय में अलंकार और अलंकार में किसी भी प्रकार का भेद नहीं था। चौथा है रस, रीति और अलंकार इत्यादि के लिए जो अलंकार शब्द है उसका ही इन्होंने व्यवहार किया था। इस प्रकार ये चार कारण इन्होंने गिनाए हैं जिसके कारण उन्होंने केशव को रीति काल का प्रवर्तक नहीं माना और चिंतामणि को माना। तो जब आप भविष्य में जब साक्षात्कार की तैयारी करेंगे तो उस समय इस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि उन्होंने केशव को नहीं माना है, तो उसके नहीं मानने के कारण आप बताएं। तो विद्यार्थी, पुनः मैं आपको वाचन करता हूं कि अखंड और अविरल जो परंपरा उसका प्रारंभ नहीं हुआ। दूसरा है कि काव्यांग निरूपण केशव का भामा और उद्भूट की परंपरा में था, जबकि पश्चातवर्ती कवियों का जो काव्यांग निरूपण है वो आनंद वर्धन, विश्वनाथ इत्यादि प्रभृति कवियों के आलोक में निर्वहन किया गया था। तीसरा है अलंकार और अलंकार्य का भेद उस समय स्पष्ट नहीं हुआ था। रस, अलंकार, रीति इत्यादि के लिए अलंकार शब्द का ही उस समय व्यवहार किया जाता था। इस दृष्टिकोण से चारों विकल्प है, चारों सही है। प्रश्न संख्या 9 है विद्यार्थियों कि रीतिकाल के कवियों के लिए प्रिय छंद कौन से रहे हैं। तो आपको ये मेरे दृष्टिकोण से सभी के लिए एक सामान्य सा प्रश्न होगा। कवित्व और सवैये रीतिकाल के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध छंद है, और ये जो प्रश्न है आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक में मिल जाएगा साथियों। यद्यपि दोहा का भी उपयोग हुआ है, रोला और कवित्व भी लिखे गए, किंतु कवित्व और सवैये ये दोनों सर्वाधिक उस समय प्रसिद्ध और समीचीन रहे थे। ये प्रश्न सामान्य दृष्टिकोण का मान सकते हैं। रीतिकाल को अंधकार काल किसने कहा है, तो आप ध्यान रखें त्रिलोचन अंधकार काल कहते हैं, रमाशंकर शुक्ल रसाल ओकला काल कहते हैं। तो ये आप ध्यान रखें, ये प्रश्न, इस प्रकार के प्रश्न भी एक आपको देखने को मिलेगा। प्रश्न संख्या 11 है विद्यार्थियों, केशव के प्रबंध काव्य में कौन कौन से सम्मिलित है। तो केशव ने 2 प्रबंध काव्य लिखे हैं। पहला है वीर सिंह देवचरित और दूसरा है रामचंद्रिका। तो आप विकल्प 2 को सही करें। केशव ने 2 प्रबंध काव्य ग्रंथ लिखे हैं, वीर सिंह देवचरित और रामचरित है विद्यार्थियों। जब केशव दास तुलसीदास से मिलने गए, तो यहाँ ये थोड़ा आप ध्यान रखिए, ये लिपि की त्रुटि में माना जाएगा कि तुलसीदास से मिलने गए तो उन्होंने केशव को प्राकृत कवि कहा। ये अत्यंत प्रसिद्ध प्रसंग है कि केशव जब तुलसीदास से मिले थे तो उन्होंने केशव को प्राकृत कवि कहा, और इस लांछन से मुक्त होने के लिए केशव ने एक रात में ही रामचंद्रिका, यहाँ पर ये मैं कर देता हूँ, रामचंद्रिका की रचना कर डाली। उक्त प्रसंग का उल्लेख कहाँ मिलता है। यद्यपि हम ये सब पढ़ते हैं विद्यार्थियों, इस प्रकार का प्रसंग है वो प्रसिद्ध है कि इन्होंने प्राकृत कवि कहा और इस लांछन से मुक्त होने के लिए उन्होंने एक रात में ही ये लिख दिया। यद्यपि ये किंवदंती या जनश्रुति है, किंतु ये किंवदंती या जनश्रुति हमें कहाँ मिलती है, तो बेणी माधव दास ने जो ग्रंथ लिखा था मूल गोसाई चरित्र, वहां पर इसका उल्लेख मिलता है। और जहां तक मैं स्मरण कर पा रहा हूँ, ये जो तथ्य है ये मुझे बच्चन सिंह को पढ़ते उस समय मिला था, तो आप वहां से देख सकते हैं, कदाचित वहीं से इस प्रश्न की आवृत्ति रही है। तो बेणी माधव दास का जो मूल गोसाई चरित्र है वहां इसका उल्लेख मिलता है।
ये एक सामान्य स्तर का प्रश्न है, काफी बार आपने पढ़ा होगा। केशव केवल उक्ति वैचित्र्य और शब्द क्रीड़ा के कवि है। जीवन के नाना गंभीर और मार्मिक पक्षों की ओर इनकी दृष्टि नहीं गई है। ये कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये कथन लिखते हैं केशव के संदर्भ में। विद्यार्थी, मैं पुनः आपको अवगत करा दूं, जब भी आप किसी कालखंड को पढ़ रहे हैं तो उसके भीतर जितने भी कवि हैं जिनको विशेष रूप से आरपीएससी ने दृष्टिगोचर कर रखा है, उनको आप अत्यंत गहराई से अध्ययन करें। और उसके लिए आप डॉक्टर नगेंद्र बच्चन सिंह, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एवं आचार्य प्रसाद द्विवेदी, इन 4 पुस्तकों का आप अनिवार्यता अध्ययन करें और कवियों को आप विशेष रूप से देखें। अनेक प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। और जिन विद्यार्थियों की इन 4 पुस्तकों से बहुत अच्छा अध्ययन हो चुका है, तो आप चाहे तो जिन्होंने आलोचनाएं लिखी है, चाहे नामवर सिंह है, चाहे नंद दुलारे वाजपेयी है, चाहे बच्चन सिंह है, चाहे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की त्रिवेणी है इत्यादि, जो एक कवि विशेष को लेकर भी लिखी गई पुस्तक है, वहां से भी इनके संदर्भ को आप पढ़ सकते हैं। पर आप जो मूल इतिहास ग्रंथ है, उन 4 ग्रंथों में से इन कवियों की सामग्री को आवश्यक रूप से देखें। और केशव को उक्ति विच्छेदी शब्द क्रीड़ा का कवि इसीलिए कहा गया है क्योंकि ये एक ही शब्द के अनेक अर्थों को समेटते हुए काव्य पंक्तियां उनका निर्माण करते हैं। कौन तुम पटिए कौन है, तुम्हें कहे काम है। तो ये जो जब अंगद और रावण का संवाद है, तब एक ही शब्द से अनेक अर्थ की आवृत्ति कर देते हैं, व्याख्या कर देते हैं। प्रश्न संख्या 15, विद्यार्थियों, भाषा पर ऐसा अच्छा अधिकार कम कवियों को देखा जाता है। इनकी भाषा में बहुत कुछ माधुर्य ब्रज भाषा का है, संस्कृत पदावली पर अवलंबित नहीं है। अनुप्रास और यमक की प्रचुरता होते हुए भी कहीं पर भी बद्धी और कृत्रिमता इनकी भाषा में नहीं देखने को मिली है। शुक्ल जी ये प्रसिद्ध कथन किसके संदर्भ में कहते हैं? तो आप ध्यान रखिए, ये जो कथन है वो प्रसिद्ध रिद्धिसिद्ध कवि सेनापति के संदर्भ में उद्धृत है। ये पुनः आ गया कवित्र रत्नाकर के संदर्भ में, क्या गलत है गलत नहीं है, ये आप ध्यान रखिए। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है कवित्र रत्नाकर, उसकी 4वीं तरंग में रामायण का चित्रण है, 5वीं तरंग में राम रसायन का चित्रण मिलता है, दूसरी तरंग का जो उप शीर्षक है वो श्लेष वर्णता। ये अत्यंत प्रसिद्ध चीज है साथियों की, जो ये श्लेष अत्यंत प्रिय है इनको, और इसका जो चित्रण है वो पहली तरंग में होता है। पहली तरंग में इसका चित्रण मिलता है, तो हमें एक उचित उत्तर की प्राप्ति यहाँ मिल जाती है। और कवित्र रत्नाकर का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंश है वो ऋतु वर्णन है। तो आप ध्यान दें कि ऋतु वर्णन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, और वो किसमें उल्लेखित है? ये अपने दूसरी तरंग, ये अपने कवित्र रत्नाकर के भीतर इसका चित्रण मिलता है, वर्णन मिलता है। प्रश्न संख्या, आप देखिए आप साथियों, जितने भी महत्वपूर्ण कवि है उनका इसी प्रकार का क्रम रहेगा। आप सेनापति, उसके बाद में अगला कवि। तो सेनापति के संदर्भ में सही कथन नहीं है, सेनापति केवल कवि है। सेनापति आचार्य भी है और कवि भी। सेनापति कला के प्रति अत्यंत सजग थे। सेनापति के एक छंद में अनूप नाम देकर इन्हें अनूप शहर का मान लिया गया था। और यह आप बड़े इतिहास ग्रंथ कहीं ना कहीं उसी इतिहास ग्रंथ से समेटा हुआ है, किसी प्रकार का एक कॉपी पेस्ट नहीं मिलेगा। तो आप ध्यान रखिए, ये केवल कवि थे, ये आचार्य नहीं थे। ये ध्यान रखिए, ये केवल और केवल कवि थे और कला के प्रति अत्यंत सजग थे। और इनके एक छंद मिलता है जिन्हें अनूप देखकर अनूप शहर का इनका मान लिया गया है। सेनापति की कौन सी रचनाएं सही है? ये सरल सा प्रश्न है। तो आप ध्यान रखिए, कवित्र रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम। तो ये सादृश्यता के आधार पर आप हो सकता है काव्य रत्नाकर कर दो, रत्न सागर, या कवित्र रत्न सागर कर दो। तो ये ध्यान रखिए, कवित्र रत्नाकर एवं काव्य कल्पद्रुम इनके प्रसिद्ध ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 19, मतीराम ने ललित ललाम नामक ग्रंथ किस राजा के आश्रय में लिखा? तो विकल्प है शंभुनाथ सोलंकी, भाव सिंह, भोग सिंह और फूल सिंह। आप ध्यान दें कि महाराजा जो भाव सिंह है उनके सानिध्य में, उनके आश्रय में ये ग्रंथ लिखा गया। ये बूंदी के महाराजा थे और इनके यहाँ ये काफी काल तक रहे थे, बहुत समय तक रहे थे। और उन्होंने ये अलंकार ग्रंथ लिखा था ललित ललाम नाम का। ये अलंकार ग्रंथ आप ध्यान रखें।
प्रश्न संख्या 20 आपके सम्मुख प्रस्तुत है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथनों का आप अच्छे से रट ले। रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में खाली स्थानों को छोड़कर किसी भी कवि में मतीराम जैसी चलती भाषा और सरल व्यंजना नहीं मिलती। तो आप ध्यान रखें, यहाँ पर जो विकल्प है, विकल्प 2 सही है। तो आप ध्यान रखिए, आप चाहे तो याद करने के लिए इस प्रकार का क्रम बना सकते हैं, पद्माकर और मतीराम। इन्होंने 3-4 जगह वर्णन किया, 3-4 कवियों को लेकर इस प्रकार का तुलनात्मक अध्ययन किया है। तो आप 2-2 कवियों को एक साथ लिख सकते हैं कि पद्माकर की तुलना किससे की है, मतीराम से। ये लिख ले ताकि याद करने में दिक्कत नहीं आए, अन्यथा आप फिर दिक्कत आएगी। आप जब पूरा रीतिकाल पढ़ लोगे और जब प्रश्नोत्तरी को हल करोगे तो आपके द्वंद्व रहेगा, या देव आएगा, बिहारी आएगा या भूषण आएगा। तो आप ध्यान रखिए, पद्माकर और मतीराम की जो भाषा उसकी उन्होंने तुलना की थी, क्योंकि काफी चीजें इनकी आपस में मिलती जुलती है भाषा को लेकर। ये सरल सा प्रश्न है। कुंदन को रंग फीको लगे, चल के सब अंगन चारु बुराई, आंखिन में अलसान चित्तौन में मंजू बिलासन की सरसोई सरसाई। ये प्रसिद्ध पंक्तियां किसकी है? तो आप ध्यान रखें, ये डॉक्टर नगेंद्र से, जहां तक मुझे याद है, ऐसे कैसे ही इनका कुछ दे रखा है पंक्तियां, वहीं से ही उल्लेखित है। तो ये मतीराम की प्रसिद्ध पंक्तियां है। आप किसी भी गाइड से पंक्तियों को याद करने की अपेक्षा आप डॉक्टर बच्चन सिंह उठाए, डॉक्टर नगेंद्र उठाए, आचार्य शुक्ल जी उठाए और आचार्य प्रसाद द्विवेदी उठाए, और जहां पर जो कवि आता है वहां पर जो इनकी कविताओं की जो पंक्तियां दे रखी है उनको उनको याद कर ले। गाइडों में अनावश्यक बहुत सारी पंक्तियों को स्थान दिया गया है, इससे आप दिग्भ्रमित हो जाएंगे। और जब आप मूल पुस्तकों से इन पंक्तियों को देखेंगे तो उनका संदर्भ भी कुछ वहां दिखा हुआ मिल जाएगा, दिया हुआ मिल जाएगा, तो उसके संदर्भ से आप उनको आसानी से सरलता से याद कर सकेंगे। तो मतीराम की ये प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। प्रश्न 22 है विद्यार्थियों कि ऋतु वर्णन के प्रति उनकी अनासक्ति आश्चर्यचकित कर देती है। संभवतः कोई भी रीतिकालीन कवि ऐसा नहीं है जिसकी दिलचस्पी ऋतु वर्णन में नहीं रही हो। जब ऋतुओं के संदर्भ में कोई लगाव नहीं है तो ऋतुजन्य त्योहारों से क्या लगाव होगा? बच्चन सिंह ये कथन किसके लिए कहते हैं? अब ये प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि ऋतु वर्णन को लेकर कमोबेश सभी कवियों ने अपने कविताओं में स्थान प्रदान किया है। मात्र एक ही कवि है जिनको ऋतु को लेकर कोई लगाव नहीं था, और ऋतुओं को लेकर जो त्योहार है उससे भी क्या लगाव होगा, इस प्रकार की टिप्पणी बच्चन सिंह करते हैं। ये एक महत्वपूर्ण विषय हो जाता है साथियों, क्योंकि ऋतु वर्णन का सभी कवियों ने चित्रण किया है रीतिकाल के। केवल एक ही कवि है जिनका लगाव कमोबेश बहुत कम दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता है, डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं। और ये चित्रण है मतीराम के संदर्भ में। तो आप ध्यान रखें, ये सादृश्यता के आधार पर आप गलत कर सकते हैं कि रामचंद्र शुक्ल ने भूषण के 3 ग्रंथ बताए, उसमें कौन सा सम्मिलित नहीं। तो भूषण उल्लास है, दूषण उल्लास है, भूषण हजारा है, दूषण हजारा नहीं है। आप ध्यान रखें, दूषण हजारा नहीं है। इनके शिवराज भूषण, शिवा बावनियों, छत्रसाल दशक, ये ग्रंथ महत्वपूर्ण है, इनका उल्लेख शुक्ल जी ने किया है। और इनके अतिरिक्त 3 ग्रंथ कहे जाते हैं, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास और भूषण हजारा। यद्यपि ये ग्रंथ जो अन्य पुस्तकों हैं उनमें ये विवादास्पद है, ये ग्रंथ नहीं माने जाते हैं, किंतु इन 3 ग्रंथों का उल्लेख है और शुक्ल जी ने अपने ग्रंथ के भीतर किया है। तो ये प्रश्न इस प्रकार बन सकता है कि शुक्ल जी ने भूषण के 3 ग्रंथ और बताए हैं और कौन से नहीं है। तो दूषण हजारा नहीं है, आप ध्यान रखें। प्रश्न संख्या 24 है, सरल ही प्रश्न है। कवि भूषण को भूषण की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो ये अत्यंत सामान्य सा प्रश्न है। चित्रकूट के राजा रुद्र शाह सोलंकी ने इनको ये उपाधि प्रदान की थी। इनकी कविताओं से प्रसन्नचित्त होकर ये उपाधि प्रदान की थी। चूंकि ये शिवाजी के सानिध्य में रहे थे, छत्रसाल बुंदेला, साहूजी भोसले इत्यादि के सानिध्य में इन्होंने अपना निर्वहन किया था। तो इस दृष्टिकोण से हो सकता है कि आप अन्य विकल्प को सही कर दें, किंतु ये अन्य विकल्प असंगत है। रुद्र शाह सोलंकी ने इनको ये उपाधि प्रदान की थी। प्रश्न संख्या 25 विद्यार्थियों, शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? तो आप ध्यान रखें, 105 अलंकार। तो ये प्रश्न भी बन सकता है, 105 अलंकारों का जिक्र उन्होंने किया है।
अब है प्रश्न संख्या 26, शिवा बावनी और छत्रसाल दस्तक, ये दो ग्रंथ पहली बार कब प्रकाशित हुए? डॉक्टर बच्चन सिंह में इनका सन का उल्लेख हो रखा है, आप ध्यान रखें। 1890, सन 1890 में ये दोनों ग्रंथ पहली बार प्रकाशित हुए थे। ये सरल सा प्रश्न है और कमोबेश सभी विद्यार्थियों ने इस प्रश्न को सही किया होगा। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। किसकी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं? तो आप ध्यान रखें, ये देव के प्रसिद्ध पंक्तियां हैं और देव इस प्रकार की पंक्तियां लिखते हैं। और अभिधा को ही, जो अभिधा है उसको ही उत्तम काव्य मानते हैं। और ये रीतिकाल के संदर्भ में सबसे हटके ये विशेषता अपने को देखने मिलती है। और इसका आप ध्यान रखें विद्यार्थियों कि ये अभिधा को श्रेष्ठ रूप प्रदान करते हैं। प्रश्न संख्या 28 आप पढ़ें, देव ने अष्टयाम और भाव विलास पुस्तक को किस शासक को सुनाया था? देव ने अष्टयाम और भाव विलास को किसको सुनाया था? तो आप ध्यान रखें, औरंगजेब के बड़े पुत्र है आजम शाह। औरंगजेब के ये बड़े पुत्र है। ये औरंगजेब के बड़े पुत्र है और उनको इन्होंने आजम शाह को अष्टयाम और भाविलास पुस्तक को सुनाया था। अब अगला प्रश्न है साथियों, देव की किस रचना में विषय वासना के तिरस्कार, प्रेम के महात्म्य और उसके विभिन्न रूपों का चित्रण मिलता है? तो आप ध्यान रखें, राम रत्नाकर में नहीं मिलता, सुख सागर तरंग में नहीं मिलता, सुजान विरोध में नहीं मिलता। ये जो प्रसंग है वो प्रेम चंद्रिका में मिलता है। और ये अपने डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक से, जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है, वहां से ये प्रश्न लिया गया है। प्रश्न संख्या 30, रीतिकाल के कवियों में ये बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस कवि के संदर्भ में ये पंक्तियां कहते हैं? तो ये सभी को प्रसिद्ध पता है और सभी को ज्ञात है, ये अत्यंत प्रसिद्ध पंक्तियां हैं और ये देव के संदर्भ में शुक्ल जी द्वारा उल्लेखित है। भिखारी दास के किस ग्रंथ में नाइन, नटीन, धोबिन, कुम्हारिन, बरईन सब प्रकार की दूतियां मौजूद? अब साथियों आप देखेंगे कि ये अत्यंत गहराई का प्रश्न है, क्या इस प्रकार का प्रश्न भी बन सकता है? किंतु आप ध्यान रखिए कि चूंकि भिखारी दास है और भिखारी दास का उल्लेख विशेष रूप से आपकी पुस्तक में हो रखा है, आपके पाठ्यक्रम में हो रखा है, तो पाठ्यक्रम में इसका उल्लेख होने से इसको आपको गहराई से पढ़ना पड़ेगा। और इसका जो सही उत्तर है वो रस सारांश है साथियों। और ये अपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक से, जहां तक मुझे ज्ञात है, वहां से ये प्रश्न मैंने निर्मित किया है। विद्यार्थियों अगर आप चाहते हैं इसी प्रकार की प्रश्नों की श्रृंखला हमें भी पता हो, हम भी जाने समझे दें, तो आप हमारी मानस पाठशाला ऐप से जुड़े। वहां पर आपको ये 20 टेस्टों की एक श्रृंखला आयोजित की जा रही है, वहां पर ये पूरी श्रृंखला आपको उपलब्ध होगी। और साथ ही साथ इसकी निःशुल्क पीडीएफ भी आपको उपलब्ध होगी, ताकि आप अंतिम समय में, परीक्षा के अंतिम समय आप इसका दोहरा कर सकेंगे। तो प्रश्न संख्या 32 है, विद्यार्थी भिखारी दास के किस ग्रंथ का संबंध काव्यांग विवेचन से नहीं है? तो रस सारांश का है, काव्यांग निर्णय का है, छंदा अर्णव पिंगल का है, शतरंज शतीका का नहीं है, कि शतरंज के दाव पेचों को लेकर ये पुस्तक निर्मित की गई है। तो इसमें जो काव्यांग निरूपण है इसका जिक्र नहीं किया गया है, काव्यांग विवेचन नहीं किया गया शतरंज शतीका में। प्रश्न संख्या 33 है, विद्यार्थी रीतिकाल के अंतर्गत संभवतः ये सबसे पहले व्यक्ति है जिन्होंने संस्कृत काव्य शास्त्र के प्रकाश में अपनी पूर्ववर्ती हिंदी काव्य की सम्यक अध्ययन कर तद अनुरूप उदाहरणों के चयन द्वारा अपनी आलोचना दृष्टि का परिचय ही नहीं दिया, अपितु आधुनिक हिंदी आलोचना का शिलान्यास भी किया है। आप ये ध्यान रखें विद्यार्थियों, डॉक्टर नगेंद्र के अंदर डॉक्टर नगेंद्र इस प्रकार का विचार रखते हैं। और आप ये भी ध्यान है कि रीति काव्य के बारे में डॉक्टर नगेंद्र ने ही सर्वाधिक चित्रण किया है। तो आलोचना के संदर्भ में जब भी आपको कोई प्रश्न आ जाए रीतिकाल के संदर्भ को लेकर, तो आप ध्यान रखें भिखारी दास में आलोचना के संदर्भ में
वर्णन मिलता है। और काव्य शास्त्र के प्रकाश में इन्होंने जितना भी पूर्ववर्ती हिंदी काव्य धारा है उसका अध्ययन करके उदाहरणों सहित आलोचना दृष्टि को इन्होंने व्यक्त किया। तो इस दृष्टिकोण से आलोचना का जो शिलान्यास है वो डॉक्टर नगेंद्र भिखारी दास से मानते हैं रीतिकाल के भीतर से। तो नगेंद्र का इतिहास ग्रंथ आप देख सकते हैं। अब है भिखारी दास के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है। भिखारी दास प्रतापगढ़ के अतिपति पृथ्वी सिंह के भाई हिंदू पति सिंह के आश्रम में रहे थे, ये सही है। उत्तर प्रदेश के जिला प्रतापगढ़ स्थित टोंगिया नामक गांव में इनका जन्म हुआ, ये भी सही है। रस सारांश और श्रृंगार निर्णय के आधार भानु मिश्र, रुद्र भट्ट, केशव और चिंतामणि और तोष इत्यादि के जो ग्रंथ है वो रहे हैं विद्यार्थियों। और यहाँ पर आप ध्यान रखें इनका जो ग्रंथ है विष्णु पुराण भाषाई, इसमें कवित्त और सवैये में ये नहीं लिखित है। इसके लिए इन्होंने ध्यान रखे साथियों दोहा एवं चौपाई छंदों का प्रयोग किया। तो विकल्प 3 असंगत है। और ये प्रश्न जहां तक मुझे स्मरण कर पा रहा हूँ ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक है उसके भीतर से लिया गया। तो आप वहां से देख सकते हैं इसकी व्याख्या को और विशेष रूप से। तो विष्णु पुराण भाषा ग्रंथ है, ये कवित्त सवैया में नहीं लिखकर दोहा और चौपाई में लिखा गया है। प्रश्न संख्या 35 है। प्रिय साथियों की रीतिकाल की कवियों में ये आप ध्यान रखिए, ये फॉन्ट के कारण दिक्कत आ रही है। जो मैंने टेस्ट सीरीज बनाई थी उसके फॉन्ट को जब मैंने पीपीटी में परिवर्तित किया तो जो ये री की मात्रा यहाँ प्रकट हो रही है। तो रीतिकाली कवियों में सहृदय समाज ने बहुत श्रेष्ठ स्थान देता है। ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़ दूसरा नहीं हुआ है। इनकी रचना की रमणीयता ही इस सर्वप्रियता का एकमात्र उदाहरण है। शुक्ल जी का संकेत किस ओर, आप ध्यान रखिए। इस प्रकार के कथनों का विशेष रूप से ध्यान रखिए। ये पद्माकर के संदर्भ में शुक्ल जी कहते हैं क्योंकि इनका बहुत सहृदय स्थान था, ये अत्यंत सर्वप्रिय थे। लोगों के मध्य में किसी भी प्रकार का आलोचनात्मक जो दृष्टिकोण है वो पद्माकर और बिहारी दोनों में नहीं बना था। दोनों की ही प्रियता अत्यंत प्रसिद्ध थी तात्कालिक समाज में। इसीलिए इन्होंने बिहारी से तुलना करके, तो मैंने पूर्व में भी कहा था कि आप इस प्रकार की तुलना करें। तो यहां पर पद्माकर और फिर दूसरा दृष्टिकोण यहां व्यक्त हो रहा है बिहारी के लिए। तो बिहारी और पद्माकर की यहां तुलनात्मक दृष्टिकोण शुक्ल जी ने व्यक्त किया है। प्रश्न संख्या 36 है विद्यार्थियों। प्रश्न संख्या 36 आपके सम्मुख प्रस्तुत है। आप पढ़े और उत्तर प्रदान करें कि पद्माकर को अपने रचना विधान के कारण किसने 1 हाथी 10 लाख रुपए और 10 गांव उपहार में दिए थे। तो ये विद्यार्थियों आप सभी को ज्ञात होगा, सरल ही प्रश्न है। ये महाराज रघुनाथ राव ने इनको ये उपहार इनकी रचना कौशल के आधार पर इनको प्रदान किया था। प्रश्न संख्या 37, मतीराम जी के रसराज के समान पद्माकर जी का कौन सा ग्रंथ काव्य रसिकों और अभ्यासियों दोनों का कंठहार रहा है। तो यहाँ पर देखो विद्यार्थी तुलनात्मक दृष्टिकोण शुक्ल जी ने किसके मध्य किया है, मतीराम और पद्माकर के मध्य। और इनके किस ग्रंथ को लेकर है, रसराज और जगत विनोद। तो आप ये इस प्रकार का तुलनात्मक अध्ययन रख सकते हैं कि रसराज को किसके सम्मुख ठहराया गया है, जगत विनोद के संदर्भ में। तो यहाँ विकल्प 1 सही है। थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं, काफी समय लग रहा है विद्यार्थियों। प्रश्न संख्या 38 है, जगत विनोद के संदर्भ में क्या असंगत है। तो जगत विनोद की रचना 1803 से 1821 के मध्य महाराजा जगत सिंह के मध्य की गई थी, ये भी सही है। लक्षण सामान्यतः दोहों में है। ध्यान रखिए लक्षण किस में है विद्यार्थी, दोहों में। और उदाहरण किस में दिए गए, कवित्व और सवैये में। ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। विषय को स्पष्ट करने के लिए कहीं कहीं ब्रज भाषा को गद्य का सहारा भी लिया गया है। ये आप ध्यान रखिए कि गद्य में भी इन्होंने लिखने का प्रयास किया है ब्रज भाषा को विषय को स्पष्ट करने के लिए। और जगत विनोद है वो 7 प्रकरण और 731 छंद में विभक्त है। तो आप ध्यान दें ये 7 में नहीं है कि 6 ग्रंथों में 6 प्रकरणों में विभक्त है। और जहां तक मैं स्मरण कर पा रहा हूँ ये डॉक्टर नगेंद्र से इस प्रश्न का निर्माण किया गया है।
तो आप ध्यान रखिए 1803 से 1821 के मध्य 6 प्रकरण है, 731 छंद है, लक्षण दोहों में, उदाहरण कवित्त सवये दोहों में है, और जो विषय को स्पष्ट करने के लिए इन्होंने कभी कहीं गद्य का भी उपयोग किया है। प्रश्न सरल है। प्रश्न संख्या 39, पंडित अंबिका दत्त व्यास ने अपने बिहार में बिहारी सतसई के सब दोहों को भावों को पल्लवित करने के लिए किस छंद का निरूपण किया था? आप ध्यान रखिए रोला छंद में ये निर्माण किया गया है। प्रश्न संख्या 40 है विद्यार्थियों कि बिहारी ने यद्यपि लक्षण ग्रंथ के रूप में अपने सतसही नहीं लिखी है, पर नक्शिक और नायिका भेद सट ऋतु के अंतर्गत उनके सब दोहे आ जाते हैं। उन्होंने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे, किंतु नक्शिक और नायिका भेद का जहां जहां जिक्र करते हैं वहां श्रृंगार का आगमन उनके दोहों में आ जाता है। दूसरा है दोहे बनाते समय बिहारी का ध्यान लक्षणों पर अवश्य था। तो ये विकल्प दोनों सही है, विकल्प अ और ब दोनों सही है। श्रृंगार पर भी इनकी दृष्टि थी और लक्षणों पर भी इनकी दृष्टि थी, यद्यपि उन्होंने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे थे। तो विकल्प अ और ब दोनों सही है। बिहारी सतसई के ग्रंथ का निर्माण जिन ग्रंथों की प्रेरणा से हुआ है उसका सही समूह है। तो आप ये सरल प्रश्न है, गाथा सप्तशती, आर्य सप्तशती और अमरूद शतक, इन तीनों में ही ये विवेचन मिलता है। तो विकल्प 1, 2 और 3 तीनों सही है। महाकवि बिहारी और उनकी सतसई के से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान रखिए कि प्रकृति का उद्दीपन रूप का चित्रण इनकी विशेषता, ये सही है साथियों। ध्यान रखिए उद्दीपन चित्रण अधिक मिलता है, आलंबन चित्रण न के बराबर मिलता है। और आप उद्दीपन क्या होता है, आलंबन क्या होता है, इससे आप भली भांति परिचित होंगे। अगला प्रश्न है, अगला विकल्प लोक ज्ञान, काव्य ज्ञान और शास्त्र ज्ञान तीनों का सुंदर समन्वय सही के भीतर दिखाई देता है। अनुभवों का चित्रण भी बिहारी सिद्धस्त थे। और विकल्प 4 असंगत है, क्योंकि ठेठ ग्रामीण ब्रज भाषा का उपयोग नहीं करके साथियों ये साहित्यक ब्रज भाषा का उपयोग ये करते हैं। प्रश्न संख्या 43 है विद्यार्थियों, ये अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस विद्वान ने गाथा सप्तशती, आर्य सप्तशती, अमरूद शतक इत्यादि के पद्यों से बिहारी सतसई की तुलना करके ये बताने का प्रयास किया कि किस प्रकार बिहारी ने अपने पूर्ववर्ती कवियों के मजमून छीन लिए? और ये जो कथन है वो है पद्म सिंह शर्मा। ये लिखते हैं पद्म सिंह शर्मा कि मूलतः बिहारी ने गाथा सप्तशती, आर्य सप्तशती, अमरूद शतक में इस प्रकार का वर्णन मिलता है बिहारी के दोहों जैसा, और इन्होंने इनके मजमून अर्थात इनके श्रेय को खुद हासिल कर लिया, इस प्रकार का जिक्र है। और ये जहां तक प्रश्न है मैं स्मरण कर पा रहा हूँ, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास से ये चिन्हित है। और ये पद्म सिंह शर्मा ने इस सिलसिले में बहुत ही महत्व का काम किया है। उन्होंने बिहारी की जो बिहारी सतसई उसकी तुलना गाथा सप्तशती, आर्य सप्तशती और अमरूद शतक तीनों से करके ये बताने का भी इन्होंने प्रयास किया है। प्रश्न संख्या 44 है विद्यार्थियों, ये प्रेम का पंत कराल महा तलवार की धार पर दानो, अर्थात जो व्यक्ति प्रेम करता है वो उसको नग्न तलवार पर तलने चल सकता है, उतना सामर्थ्य जिसके भीतर होता है वही प्रेम को कर सकता है। और ये है पंक्तियां, प्रसिद्ध पंक्तियां बोधा की है। गणानंद की कविता के संदर्भ में सही तथ्य हैं, गणानंद ने वियोग व्यथा के सैकड़ों अंतरदशाओं का चित्र खींचे हैं। तो ये सही है विद्यार्थियों। गणानंद ने सिर्फ कवित्व और सवैयों की रचना की, ये गलत है, क्योंकि कवित्व सवैया के अतिरिक्त तो दोहे भी मिलते हैं और सोरठा भी इनके यहाँ दिखाई देता है। तो जहां तक मैं स्मरण कर पा रहा हूँ दोहा प्लस सोरठा भी इनके ग्रंथ में, इनके गणानंद कवित्व के भीतर है। गणानंद के यहाँ केवल प्रेम का विशेष सांसारिक प्राणी भी हो सकता है और परमेश्वर भी हो सकता है। ये थोड़ा ध्यान रखिए, फॉन्ट के कारण दिक्कत आ रही है। तो ये भी सही है, क्योंकि ये जो इनका प्रेम है वो अपनी प्रेमिका के संदर्भ में, सुजान के संदर्भ में भी है, और जहां परमेश्वर के संदर्भ में अर्थात ये कृष्ण, भगवान कृष्ण के संदर्भ को लेकर भी माना जा सकता है। और गणानंद की कविता अभिधा मूलक नहीं है साथियों, लक्षणा मूला है।
तो इस दृष्टिकोण से विकल्प 1 और 3 ही सही ठहरते हैं। तो विकल्प 1 सही है और इसमें 1 और 3 सही है। समझे कविता गणानंद की ही कि आखिर नेह की पीर तकी, जिसके हृदय में आंख हो वो ही गणानंद की कविता का समझ सकता है। और ये प्रसिद्ध पंक्तियां ब्रजनाथ की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार गणानंद के संदर्भ में क्या असंगत है? तो कृष्ण भक्ति के संबंधी उनका एक ग्रंथ छतरपुर के राज पुस्तकालय में है, ये सही है। विरह लीला ब्रज भाषा में है पर फारसी के छंद में है। इनकी जो विरह लीला है जो पुस्तक है वो ब्रज भाषा में है, पर जो फारसी के छंद में जो छंद है वो फारसी के रूप लिए गए हैं। और इन्होंने अपनी कविताओं में बराबर सुजान का संबोधन किया है। जो श्रृंगार के नायक के लिए, इसे भक्ति भाव में भगवान कृष्ण के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाना चाहिए। तो यहाँ ध्यान रखिए साथियों, यहाँ पर ये नहीं होगा साथियों, ये नहीं, गलत है, क्योंकि भक्ति भाव में भगवान कृष्ण के लिए प्रयुक्त मानना चाहिए। तो यहाँ ये विकल्प असंगत है, क्योंकि ये भगवान कृष्ण के लिए और नायक सुजान नायिका दोनों के लिए प्रयुक्त माना है शुक्ल जी ने। कविता इनकी भाव प्रधान है, कोरे विभाव का चित्रण यहाँ नहीं मिलता है। भाव पद का इन्होंने बहुत गजब का चित्रण किया है, तो इनकी कविता भाव प्रधान है। और ये ध्यान रखिए, सुजान शब्द का प्रयोग शुक्ल जी नायक के लिए भी है, अर्थात नायिका के लिए भी है, और कृष्ण दोनों के लिए है। घनानंद की शैलीगत विशेषताओं के विषय में सही कथन है। तो साथियों यहाँ विकल्प 3 सही है। डॉक्टर नगेंद्र के इतिहास से ये प्रश्न बनाया है मैंने। इनके काव्य में ऋजु और वक्र दोनों प्रकार की शैलियों का चित्रण मिलता है। तो विकल्प 3 सही है। ऋजु और वक्र दोनों प्रकार की, अर्थात सरल और टेढ़ी दोनों प्रकार की शैली है। जहाँ ये लिखते हैं वो सरलता भी है और कहीं व्यंजना भी है, दोनों प्रकार का चित्रण यहाँ मिलता है। और ये डॉक्टर नगेंद्र में ये उल्लेखित है, ये तथ्य यहाँ से देख सकते हैं। ये प्रेमोन्मत्त के कवि है, अपने तरंग के अनुरूप ये रचना करते हैं। इनकी रचनाओं में हृदय तत्व की प्रधानता है। प्रेम की पीर या इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा गया है, भरा पाया जाता है। ये कथन आचार्य शुक्ल जी ने किसके संदर्भ में कहा है? तो आलम के संदर्भ में कहा है। साथियों ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, आप याद रखें। शुक्ल जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बच्चन सिंह और डॉक्टर नगेंद्र से आप कवियों को विशेष रूप से पढ़ें। मैं बार बार विद्यार्थियों से यही आग्रह करता हूँ कि आप इनसे जब कवियों को पढ़ेंगे तो बहुत संक्षिप्त सामग्री आपको मिलेंगी, 2-2, 4-4 पृष्ठ। तो इनको आप आवश्यक रूप से पढ़ें। आलम के संदर्भ में ये कथन है शुक्ल जी का। और अंत में अत्यंत प्रश्न महत्वपूर्ण है, पुनः उसी प्रकार का प्रश्न जो मैंने पूर्व में भी उल्लेखित किया था, मतिराम, पद्माकर, बिहारी इत्यादि के संदर्भ को लेकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेम की तन्मयता की दृष्टि से आलम की गणना किन कवियों की कोटियों में की है? तो आप ध्यान रखिए, रसना, रसखान और घनानंद। तो प्रेम की तन्मयता की दृष्टि से आलम की गणना रसखान और घनानंद की कोटि में ही होनी चाहिए, ऐसा शुक्ल जी कहते हैं। तो आप ध्यान रखिए विद्यार्थियों, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप मेरे इस YouTube चैनल से जुड़े, ऐप को डाउनलोड करें और टेलीग्राम चैनल से जुड़े। साथियों अति शीघ्र ही प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी भर्ती परीक्षा हिंदी के पाठ्यक्रम हमारे इस YouTube चैनल पर प्रारंभ किए जाएंगे और मानस पाठशाला ऐप पर उनको प्रारंभ किया जाएगा। अति शीघ्र ही विगत भर्ती के प्रश्न पत्रों की एक श्रृंखला भी प्रारंभ करने की योजना है। अभी हाल फिलहाल असिस्टेंट प्रोफेसर की जो टेस्ट सीरीज है हमारे मानस पाठशाला ऐप पर अभी चल रही है। और अनेक साथी जो पूर्व की भर्ती में अत्यंत मामूली, बहुत ही अत्यल्प अंकों से रहे थे, वो साथी मानस पाठशाला ऐप से जुड़े हुए हैं और इस टेस्ट सीरीज का लाभ उठा रहे हैं। तो आप वहां से जुड़े साथियों, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप मानस पाठशाला ऐप पर इस टेस्ट सीरीज को लेकर आपको बहुत श्रेष्ठ स्तर का वो लाभ प्राप्त होगा। आप सभी को उक्त परीक्षा की शुभकामनाएं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।